बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैं लेके आई हूँ गाइज साइंस का मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर। ये बायो का चैप्टर नंबर 1 है और आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है सेल। तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और ये एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है, क्योंकि वीडियो छोटी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो एक ही में कर लेते हैं, कहाँ पार्ट्स में डिवाइड करने बैठेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कैसे किया था, वो जो ट्री की बाक होती है उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कॉर्क कहते हैं। तो वो कॉर्क को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, यानी कि वो माइक्रोस्कोप जो कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं था, उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि कॉर्क जो है ना, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे डब्बे से बने हुए हैं। और उन्होंने उन डब्बों को नाम दे दिया सेल। तो अब सेल को लैटिन में अगर कहें तो लैटिन में उसका मतलब ही लिटिल रूम होता है, मतलब छोटे छोटे रूम्स। तो सेल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ तक रॉबर्ट हुक ने तो इनको डिस्कवर कर लिया 1665 में, बट उसके बाद ये डिस्कवरी थमती कहाँ है। हमारे साइंस के फील्ड में तो डिस्कवरीज चलती ही जाती हैं। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक आए और उन्होंने क्या किया, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और उससे सेल को देखा। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आ गए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। फिर 1839 में आ गए पुरकिंजे और उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। और फिर तो जाके बन गई सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किन्होंने दी थी, शिल्डन ने 1838 में, श्वान ने 1839 में और विर्चो ने फिर 1855 में कुछ और पॉइंट्स डाले थे सेल थ्योरी के अंदर। तो सेल थ्योरी क्या है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आते हैं सेल की डेफिनेशन पर। तो सेल जो है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और अगर सेल नहीं होंगे तो बॉडीज़ नहीं वर्क करेंगी, काम नहीं होगा, फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की। इन शॉर्ट हमारी पूरी बॉडी चल इसी वजह से रही है क्योंकि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से हम अच्छे से चल फिर पाते हैं, अपने काम धंधे कर पाते हैं, ठीक है ना। अब टपकते हैं हम लोग सेल थ्योरी पर, बट उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल कितने कितने होते हैं बॉडीज़ के अंदर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिसेल एक सेल होता है और कुछ के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल सारे काम करता है और उस एनिमल्स का नाम होता है, मतलब पैरामीशियम। ये एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें एक ही सेल सारी बॉडी की फंक्शनिंग करता है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता बॉडी का। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, इसके अंदर अलग अलग टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, तो सबका अलग अलग काम है, इसलिए अलग अलग सेल्स इन सारी चीज़ों को स्पेशलाइज करते हैं। अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी दी थी शिल्डन, श्वान और विर्चो ने, पर उस में हम लोग देखेंगे 3 मेजर पॉइंट्स। अगर आपकी टीचर्स ज़्यादा कराती हैं तो वो अलग चीज़ है, हमारी बुक में 3 दिए हुए हैं, मैं वही 3 कराऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि सेल्स बेसिक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। नए सेल्स पुराने सेल्स से ही उभर के बनते हैं और हर ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना होता है, कोई भी फ़र्क नहीं है। अब अगर हम सेल्स की शेप एंड साइज़ की बात करें तो हर सेल का शेप साइज़ अलग होता है। कुछ गोल होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। अब आरबीसीज हमारी बॉडी में गोल हैं, बट नर्व सेल्स जो हैं वो लंबे हैं, जैसे तारों का नेटवर्क होता है, बिल्कुल उस तरह से हैं। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सेल्स पे। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ना वो पहले से बने हुए, मतलब वो अर्थ पे पहले इमर्ज कर गए थे, उनकी कोई डेफिनेट सेल मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं होता है। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे प्रोकैरियोट्स एनिमल्स हैं, इसलिए इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इनमें मतलब कुछ भी डेफिनेट नहीं है। बट यूकैरियोटिक सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ये बाद में इमर्ज हुए अर्थ पे। इन पे एडवांस स्ट्रक्चर है, डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है, यानी कि ह्यूमन बींग्स वगैरह में पाए जाते हैं। और मतलब बहुत यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में भी पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पे जो सेल के अंदर मिलता है। मतलब कुछ
पुर्जे सेल्स के अंदर होते हैं, जो चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे यूक्रियोटिक हो या प्रोक्रियोटिक हो, ये होते ही होते हैं। तो उनमें से कौन से हैं? एक आ गया हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो पहले बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ये दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। तो ये क्या करती है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये चाहेगी तो बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर चीज़ें आएंगी, नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये दो तरह की होती है। एक होती है फुल्ली परमिएबल, जो बोलती है खुला दरबार है, सब कुछ अंदर आ जाओ, और दूसरी होती है सेमी परमिएबल, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ही सेल के अंदर आएंगी। तो इसके आने के भी दो तरीके होते हैं। पहला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में एयर पार्टिकल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं। यानी कि अगर हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो हवा से ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव कर जाएगी, और वैसा वर्सा, यानी कि अगर सेल में ज़्यादा है और हवा में कम है तो सेल से बाहर मूव कर जाएगी। और ऑस्मोसिस इससे उल्टा होता है। ऑस्मोसिस के अंदर पानी की ट्रांसफ्यूजन होती है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर के इन्वायरमेंट में कम है तो सेल से बाहर मूव कर जाएगा, और अगर बाहर पानी ज़्यादा है और सेल में कम है तो बाहर से पानी सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन में क्या होती है, एयर की मूवमेंट होती है दोनों चीज़ें सेम। जो मटेरियल है, जो भी चीज़ है, वो हायर कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन में ही आएगी, बट ऑस्मोसिस में पानी आ जाता है और डिफ्यूजन में एयर। अब ऑस्मोटिक मूवमेंट्स 3 तरह की होती हैं और 3 टाइप के सोल्यूशंस में अकर करती हैं। अगर यहाँ पे सोल्यूशन ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो, तो इसका मतलब ये है कि जो सेल है उसके अंदर चीज़ें कम हैं, यानी कि पानी कम है और बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो सेल क्या है, वो पानी ना अपने अंदर खींच लेगा बाहर के इन्वायरमेंट से, ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए। बट यही अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर की इन्वायरमेंट में कम है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और पानी बाहर छोड़ देगा। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर भी पानी से सेम अमाउंट में है और सेल के अंदर भी पानी सेम अमाउंट में, तो कोई चीज़ अकर नहीं करेगी, ना पानी बाहर जाएगा ना ही पानी अंदर आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, बिकॉज मैं बहुत ही सीधी सादी भाषा में बात कर रही हूँ, मैं बायो के टीचर्स की तरफ घुमा फिरा के बात नहीं कर रही, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेल वॉल। अब अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल बहुत थिक कवरिंग होती है जो प्लांट को किसी भी इंजरी से, किसी भी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल के अंदर कोई भी सब्सटेंस इजीली घुस नहीं सकता है, ना ही कोई डर्ट, ना ही कुछ और। सेल वॉल प्लांट सेल्स को ड्राइनेस से भी प्रोटेक्ट करती है, और मेनली सेल वॉल जो है रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है जो सेल के अंदर सेंटर में मोस्टली पाई जाती है। इसकी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस कहलाया जाता है, क्योंकि अगर जब तक न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। सेल्स रीजनरेट न्यूक्लियस की वजह से होती है, सेल डिवीजन न्यूक्लियस की वजह से होती है, सेल के अंदर काम न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए होता है, जीन्स होती हैं जिसकी वजह से हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी न्यूक्लियस की वजह से ही अकर करती हैं। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जो हमारी सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि सेल वॉल से लेकर न्यूक्लियस तक या सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जो भी चीज़ें पास आउट होनी है वो साइटोप्लाज्म से होकर जाए। यानी कि साइटोप्लाज्म एक रास्ता है, ठीक है ना। देखो, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वही आपको याद करनी है, कुछ एक्स्ट्रा मत लिखते रहना। ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं आएगा जो तुम्हारी टीचर्स अगर तुम्हें ICSE के हिसाब से पढ़ाएंगे, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपने आगे +1 +2 में मेडिकल लेनी है, इट्स नन ऑफ योर यूज़, ठीक है ना। तो NCERT के साथ जाओ, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ साथ में उसके साथ जाओ। अब हम बात करेंगे आलतू फालतू सेल ऑर्गेनेलीज की, जो मतलब हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल जैसे काम नहीं है। अगला आता है हमारा गोल्जी एपरेटस। तो जो गोल्जी एपरेटस है उसके अंदर ना सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हुई होती हैं। तो जो गोल्जी एपरेटस है ना, उसका काम बिल्कुल कोरियर वाली कंपनी की तरह है। वो सामान को पैक करता है, चेक करता है और डिस्पैच कर देता है अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पे। इसके अंदर लाइसोसोम्स भी बनते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनती है और सेल वॉल भी बनती है, क्योंकि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस करता है, इस वजह से ये चीज़ें बनती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर है, एक कनेक्शन है ट्यूब्स का, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक एग्जिस्ट करते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसमें सिक्रीशन होती है लिपिड्स की। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इस वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, लिपिड्स की सिक्रीशन भी होती है, ठीक है ना। तो यही इसका काम है। अब राइबोसोम्स बहुत छोटी छोटी डेंस बॉडीज़ हैं जो आपकी पूरे सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं। इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और ये इनका मेजर काम क्या है, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती हैं, यानी कि ये प्रोटीन्स को बनाती हैं। अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्मॉल रॉड शेप्ड ओवल सी एक ऑर्गेनेली होती है जो डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिससे एनर्जी मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और बन सके उसके लिए ये एरिया बढ़ाता है, डबल मेम्ब्रेन और फोल्डेड मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस कहलाता है एटीपी का, एटीपी जनरेट होता है, और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम पे, जो यूक्रियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, साफ सीधी सी बात है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये खुला आज़ाद पंछी। इसका मेन काम क्या है कि ये बेसिकली सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही याद रखना। सेंट्रोसोम के बारे में ज़्यादा डिटेल में बुक में भी नहीं दिया हुआ, बट ये सेल ऑर्गेनेली है इसलिए मैंने इंक्लूड करा। अब आ जाते हैं प्लास्टिड्स पर। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, इनमें डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, बट अपना डीएनए अपने राइबोसोम्स, बॉडी के हेरिडेटरी नहीं होते हैं, अपने अपने होते हैं। अब प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला आ गया क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अगला आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, इनमें यानी ग्रीन कलर को छोड़ के सारे कलर होंगे, ब्लू येलो रेड ऑरेंज सारे कलर्स। तो इससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर मिलता है, और साथ ही साथ पॉलिनेशन के लिए ही इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनके अंदर स्टार्च और प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है, इनका यही काम है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। और ये यूक्रियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं, मोस्टली एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी सेल के अंदर कोई ख़राब चीज़ एंटर कर जाती है या किसी और ऑर्गेनेली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लाइजोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं और उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो पूरा सेल बाकी के सराउंडिंग सेल्स को ख़राब ना करे। तो ये हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं, इंटरनली कोई डिफेक्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसीलिए बोला जाता है, और ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो भी आता है यार, रुको थोड़ा, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स की अगर बात करें तो वैक्यूल्स मोस्टली सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में रेयरली होते हैं। तो वैक्यूल जो है वो 90% ऑफ स्पेस, 90% ऑफ सेल वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करते हैं। अब वैक्यूल्स जो होते हैं लार्ज और परमानेंट होते हैं, और इनके अंदर ज़्यादातर वेस्ट या फिर फूड, स्टार्च, ये सब स्टोर होता है, और ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, यानी कि बाहर और अंदर की वाटर या एयर की कंसंट्रेशन सेम हो, उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं
जो अमीबा या फिर बैक्टीरियाज या फिर पैरामीशियम में पाए जाते हैं उनके अंदर ये फूड को भी स्टोर करते हैं। आपने पढ़ा होगा अमीबा जब एंडोसाइटोसिस से फूड ऑब्टेन करता है तो उसको एक फूड वैक्यूल बना लेता है। अब आपके सामने प्लांट और एनिमल सेल के बीच में एक डिफरेंस शो हो रहा है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। और फिर सेंट्रोल्स भी होते हैं प्लांट एनिमल सेल्स में, पर प्लांट सेल्स में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे मैंने प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम भी दिया है। आपको अगर आपकी टीचर कोई इजी डायग्राम देती है तो आप वो भी कर सकते हो, आप बुक वाला भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, इस पर कोई बंदिश नहीं आती है। अब बस यार, ख़त्म क्लास। गाइज मैंने आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में एट अ स्ट्रेच पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स और नोट्स के साथ कराया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।